चलो भाई, तो अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना तो पता होगा कि 1s में आएगा, कैसे भरते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो डिनोशन उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत बेसिक सी चीज़ है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, एन एल की पावर एक्स, मतलब पहले लिखेंगे कौन सी शेल है, फिर कौन सा सब शेल है, उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है। एन की वैल्यू, एल कौन सा ऑर्बिटल है, जैसे 1s2 लिखते हैं तो पहली शेल है s ऑर्बिटल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1s1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। 3p लिखते हैं तो मतलब 3, और ये p ऑर्बिटल है, ये सब देख लेना, 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे ऑफ बाउ प्रिंसिपल फॉलो करना है जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ये क्या है, ऑफ बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये जर्मन वर्ड है, इसको बोलते हैं बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब बिल्डिंग बनाना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ऑर्बिटल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जब भरना शुरू करोगे तो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना शुरू करोगे ऑर्बिटल्स के। मतलब लोअर एनर्जी का जो ऑर्बिटल है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जो हायर वाला है उसमें जाएगा, फिर उससे हायर। बहुत सिंपल है कि कम एनर्जी है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरना है पहले, उसके बाद हायर वाले को देखना है। अब इसमें छोटी सी बात है कि एनर्जी हमें पता कैसे चलेगी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो एक तो वो डायग्राम है उसको करते हैं, या फिर सिंपल जो हम याद रखना है वो है n+l रूल, क्योंकि पेपर में बैठ के इतना बड़ा ये डायग्राम सा बनाने नहीं लगोगे, तुम्हें पता होना चाहिए n+l रूल। n+l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये एजिमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों का सम की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। आगे समझ, जैसे 4p का अगर मेरे को निकालना है n+l, तो n की वैल्यू क्या है 4, प्लस p के लिए l कितना होता है 1, तो वैल्यू आ गई 5, ठीक है। और अगर 4s का निकालना है साथ के साथ, तो 4 + s के लिए l की वैल्यू 0, तो ये 4 हो गया। तो मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, 5 आया ना, तो 4p की एनर्जी ज़्यादा है 4s से, तो पहले 4s भरा जाएगा फिर 4p। सिंपल है, n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा। अगर बाई चांस ऐसा होता है 4p और 3d मान लो, तो इसमें तुम निकालोगे 4 + 1, 5 आ गया। इसमें जब निकालोगे 3 + 2, ये कितना आ गया 5। तो कभी ऐसा हो कि n+l की वैल्यू सेम आ गई दोनों ऑर्बिटल्स के, तो क्या करोगे, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सेम आ गया। अब n देखो, यहाँ पे 4 है, ये 3 है, तो 4 ये ज़्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी हाई है और इसकी कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा 3d में, देन 4p में। आगे समझ, तो सिंपल सा ये याद रखना है तुम्हें, ये वाला फॉर्मूला n+l और n का हो जाएगा याद। अब बात करते हैं इस डायग्राम को, अगर मैं बताऊं तो 1s फिर 2s 2p 3s 3p 3d ऐसे लिखा है, 4s 4p 4f तक लिखा है, ऐसे सीरीज़ में लिख दिया। और ये एरो जिस डायरेक्शन में जा रही है वहीं से भरना शुरू करते हैं। तो पहले भरा जाएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p 3p, फिर 3p और ये 4s, फिर 3d 4p 5s, ऐसे इस एरो के अकॉर्डिंग भरते जाओगे। बट ये काम नहीं आता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे भी आप दोगे बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता इतना, बनाओगे तो भी भूल जाओगे। 1s से तो निकाल दिया, 2s से निकाल दिया, ये इधर से जाएगा, कौन सा एरो कहाँ से करोगे, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है वहाँ पे। इसलिए ये जो फॉर्मूला है बेस्ट है, इसको याद रखो, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन का, उसको वो क्यों है वो पढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन में क्या होता है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें बाकी एटम्स में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में भी इंटरेक्शन होती है, रिपल्शन होता है, वो शील्ड करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, ये सारे फिनोमिनन होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो हमें n+l और n फॉलो करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है। पेनिट्रेशन इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ये रिस्पॉन्सिबल है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए, उस एनर्जी की जो ऑर्डर है उसके लिए। लेकिन हाइड्रोजन में क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़े ना किसी के साथ किसी को शील्ड कर रहा होगा या फिर किसी से पेनिट्रेट कर रहा होगा, क्लाउड को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी जो है वो ऑर्बिटल पे डिपेंड नहीं करती, कौन सा ऑर्बिटल है, ये सिर्फ डिपेंड करेगी n की वैल्यू पे। मतलब n बढ़ता जाएगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी बस। इसमें क्या होगा, 1s सबसे कम होगा, सिंपल सी बात है। 2s और 2p दोनों की एनर्जी सेम होगी, क्यों, n की वैल्यू सेम है, 2s है p है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह 3s 3p और 3d इन तीनों की एनर्जी सेम होगी। 4s 4p 4d इनकी एनर्जी सेम होगी, लेकिन ये इंक्रीजिंग में, मतलब 1s की कम होगी 2s से, सीधी सी बात है। 3s की ज़्यादा होगी 2s से, 4s की ज़्यादा होगी इससे, ये ठीक है, एनर्जी बढ़ रही है। बट अगर n की वैल्यू सेम है तो एनर्जी सेम रहेगी, दिख रहा है ये सेम लाइन में लिखे हैं,
तो 4s 4p 4d 4f तीनों की एनर्जी सेम होगी फॉर हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 2s और 2p की एनर्जी सेम होती है। क्वेश्चन आ सकता है हाइड्रोजन के लिए अगर लिखा है तो इस डायग्राम को ध्यान रखना है, वरना अपना n+l और n वाले रूल को फॉलो करना है। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के लिए सेकंड रूल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये टर्म देखो, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। मल्टीप्लिसिटी किस लिए होती है कि जो स्पिन है हमारा वो मैक्सिमम हो, मतलब सेम स्पिन के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। इससे ध्यान रखोगे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। अब क्या होता है इसको पूरा समझते हैं। इसने बोला है कि जो भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अब ये डीजेनरेट क्या होता है? डीजेनरेट वो होता है जिनकी एनर्जी सेम हो, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो उनको बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन्होंने बोला डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, जब वो सारे भर जाएं उसके बाद पेयरिंग शुरू करो। क्या है? अब मान लो एस ऑर्बिटल है हमारे पास, पी है और डी है। एस की अगर बात करें तो एस तो सिर्फ एक होता है, इसी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा आएगा तो ऐसे चला जाएगा दूसरा। पी में क्या होगा? तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। ऐसा नहीं होगा कि 3p की एनर्जी ज़्यादा है, 3p की कम है, 3p की सबसे ज़्यादा है, नहीं। 3p अगर है तो 3p 3p और 3p तीनों की एनर्जी सेम होगी, n की वैल्यू अगर सेम है तो, ठीक है। तो p पी वाई पी जेड इनकी एनर्जी सेम है, इसलिए क्या बोलेंगे इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डी कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो इनको पाँचों की एनर्जी सेम हो जाएगी। जो 5 ऑर्बिटल्स लिखे थे देख लेना, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि अगर तुम्हें मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरने मान लो शुरू में, तो एक तो ऑप्शन ये है मेरे पास कि मैं इनको ऐसे भर दूँ, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि ऐसे और ऐसे भरूँ अलग अलग। तो इन्होंने बोला ये गलत है, ये वाला सही है। मतलब पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सबको दे दो, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन देना है सबको। सिंपल सी बात है, पहले सबको एक एक दे दो, उसके बाद अगर बच जाते तो फिर दूसरा देना शुरू करो, हो जाएगा। तो ये वाला गलत है। पहले क्या होगा? पहले एक इलेक्ट्रॉन गया फिर दूसरा गया। अब अगर तीसरा भरना है तो तीसरा पहले इधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि फोर्थ भरो, तब जाके ये यहाँ पे आ सकते हैं। फिफ्थ में इधर आएगा और सिक्स्थ में ये आएगा, ठीक है। और पी में क्या होता है? 6 ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो भर दिए। इसी तरह डी में आएगा तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो वो ऐसे भरे जाएंगे। ये भी सही है, ये गलत नहीं होगा कि मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। तो भी इनमें से कहीं पे भी जाए, बट एक एक ऐसे भरना है। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 ऐसे भरे जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू हो गई, ठीक है। अब ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है अगर मैं बताऊं तो, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, मतलब ये ऊपर की तरफ है। अगर मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, मतलब ये नीचे की तरफ है, ये एक ऐसे घूम रहा है तो दूसरा ऐसे घूम रहा होगा, तो एक का स्पिन +½ होगा और दूसरे का -½ होगा, ठीक है। तो जब एक साइड भर दे तो उनका सारों का एक साइड स्पिन होता है, इसलिए उसको बोल देते हैं मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दो, उसके बाद बच जाते हैं तो पेयरिंग करना शुरू करो, ठीक है। ये था हंट्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। और कभी कभी क्या होता है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं और फिर पूछते हैं इनमें कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, हंट ने ये बोला था या फिर अफबाउ ने ये बोला था, तो ये भी ध्यान रख लेना। मल्टीप्लिसिटी से और अफबाउ मतलब बिल्डिंग अप, मतलब एनर्जी का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। अब बात करते हैं थर्ड। अब थर्ड है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ध्यान रख लेना नाम को। इसने क्या बोला है कि अगर तुम्हें एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जैसे px py pz था, उसमें से मान लो px में दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना है, तीनों को एक एक दे दिया, उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे py pz या फिर s ऑर्बिटल में, s में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दूसरे वाले को ऐसे करना है, मतलब अपोजिट स्पिन होगी दोनों की। इसी तरह इसमें अगर मैं बात करूँगी तो सबको मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन तुमने दे दिया, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो इस ऑर्बिटल में दूसरा आएगा तो इससे अपोजिट स्पिन का लिखना है, इसी तरह इसका अपोजिट लिखना है, ऐसे, ठीक है। यही था पॉली का प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बोला, एक ऑर्बिटल में ऐसे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों अपोजिट होने चाहिए बस। लेकिन अगर तुमने ऐसे लिख दिया दोनों एक ही साइड में तो ये गलत हो जाएगा, दोनों डाउनवर्ड लिख दिए तो गलत हो जाएगा। आगे समझ, बहुत ही सिंपल सा है कि दोनों अपोजिट में लिखने, पेयरिंग करवा के। अब इसमें बात करूँ कि इसको और किस वर्ड वे में बोला गया था,
पोलिस ने बोला था कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका स्पिन अलग अलग होगा। ये बोल सकते हैं कि उनका स्पिन अलग अलग होगा, एक का प्लस हाफ होगा, दूसरे का माइनस हाफ होगा। यही लिखा है यहाँ पे, अपर और डाउन में प्लस हाफ माइनस हाफ। दूसरे वे में क्या बोलेंगे कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हम अगर ले रहे तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके 4 क्वांटम नंबर, चारों के चारों n, l, m और s, चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ठीक है, यही था पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अगर मान लो ये वाला लेके चल रहे हैं हम, ये 3p है, 3p, तो इसके अकॉर्डिंग इस वाले और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके n, l, m की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो इस वाले के लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू p के लिए 1 है, m की वैल्यू x है, p x के लिए हमेशा +1 या -1 लिख सकती हूँ मैं, तो 1 ही लिख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे स्पिन इसके अगर मैं प्लस हाफ लेके चल रही हूँ, ये ऊपर की तरफ है। दूसरे वाले को अगर मैं लिखना शुरू करूँ यहाँ पे दूसरे वाले के लिए, तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू p के लिए 1 और p x है, तो फिर सेम वही m वैल्यू हो गई। लेकिन यहाँ पे स्पिन अलग कर दिए तो ये -हाफ हो गया। मतलब ये तीनों तो सेम हो गए लेकिन स्पिन की वजह से अलग हो गए हैं। इसीलिए इन्होंने क्या बोला था कि चारों सेम नहीं हो सकते क्वांटम नंबर, इसलिए इन दोनों को अपोजिट लिखना है। आगे हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। मतलब 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो 3p3 ज़्यादा स्टेबल होगी दैन 3p4 या फिर कम होगी उससे, और 3p6 ज़्यादा स्टेबल होगी। तो और डी की अगर बात करूँ तो D5 और D10 ये हाफ फील्ड, ये फुल्ली फील्ड, ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं देन बीच की जो भी होंगी जिसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके कंपेयर में। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि एक तो सिमेट्री हो जाती है, जैसे ये D5 है तो ये सिमेट्रिकल दिख रहा है पूरा का पूरा। P में अगर तुमने तीनों भर दिए तो वो भी सिमेट्रिकल दिखेगा, इसलिए एक तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी का। क्या है? एक्सचेंज एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं और इसके साथ भी। और हर एक एक्सचेंज पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, मतलब लोअर एनर्जी होती है। जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेज होंगे उतने ही कम एनर्जी उस ऑर्बिटल की हो जाएगी, इन कॉन्फ़िगरेशन की हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर मैं 3d5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ पे, और ये वाला यहाँ, ये एक दूसरे के साथ ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 3 ये एक्सचेंज कर पा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये फुल्ली फील्ड है तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज कर पा रहा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। सिंपल सी बात है। अब इसके बेसिस पे ही क्या होता है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होती हैं। क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, पैलेडियम, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, फिर से बता देती हूँ, क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम और पैलेडियम। इनमें क्या होता है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, एक तो जितनी हो सकती है, जितने एलिमेंट्स हो सकते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिख के देखो। इनकी स्पेशल है, इनको पता नहीं कितने ही एग्जाम्स में पूछा गया है कि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉपर की क्या होगी, पैलेडियम की क्या होगी। इनको एक बार ज़रूर सर्च करो बुक्स में और उनको देखो कहाँ पे क्या है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हो सकेगा तो मैं इनको करवाऊँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तैयारी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।